Hello, all of you. Welcome to my channel Learn Beyond. We are again with the new part of banking MCQ. And in this part, we have included 15 more additional MCQs question number 46 to 60. तो चलें आज फिर से आपके इस 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट की बात की है जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कहा है ना, आपके साथ उसके हर एक का मैंने जो एग्जैक्ट सही आंसर होगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास। और आज की क्लास में 46 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 46? कहता है ए सेविंग एज वेल एज करंट अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज इनऑपरेटिव, है ना, इनएक्टिव इफ देयर इज नो ट्रांजेक्शन इन दिस अकाउंट फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ। तो आप ये कह सकते हैं कि कौन सा अकाउंट होता है जिसमें कितने समय तक के लिए अगर हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करें तो द अकाउंट इज कंसिडर्ड एज इनऑपरेटिव अकाउंट। तो यहाँ पे इनऑपरेटिव अकाउंट आप बोल सकते हैं या फिर समटाइम्स हम डोरमेंट अकाउंट भी देखते हैं। तो बोथ आर सेम, इनऑपरेटिव अकाउंट और डोरमेंट अकाउंट, DORMANT। तो आप जाने कि वैसा अकाउंट जिस अकाउंट में हम कोई भी डेबिट ट्रांजेक्शन, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सपोज कहीं से पैसे आ रहे हैं, आपके सब्सिडी के पैसे आ रहे हैं, हर एक मंथ में 2 महीने 4 महीने में क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट वाइल डेबिट ट्रांजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप पैसा अगर निकाल रहे हैं और ये अगर डेबिट ट्रांजेक्शन आप 2 सालों तक नहीं करते हैं डेबिट ट्रांजेक्शन, और अगर क्रेडिट या डेबिट में जुड़ा हुआ आपका ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट पूछा गया कि कितने पीरियड तक हम कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, द अकाउंट इज कंसिडर्ड एज इनऑपरेटिव और डोरमेंट, आंसर विल बी 2 years। आप जाने कि इस इनऑपरेटिव अकाउंट या डोरमेंट अकाउंट को फिर से ऑपरेटिव करने के लिए बैंक कितना चार्ज लेती है। तो देयर इज नो फी, कोई भी चार्ज या पेनल्टी ऐसा नहीं होता है। क्लियर? एंड यू नीड टू सबमिट योर फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट टू बैंक, जिसमें आपके पैन कार्ड, जो भी आपके OBD डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जमा करने पड़ेंगे, फिर अकाउंट विल बी ऑपरेटिव, है ना। यू नीड टू डू 1 ट्रांजेक्शन क्रेडिट एंड डेबिट, द अकाउंट विल बी ऑपरेटिव। तो चलें यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो 2 years होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CDR। तो फुल फॉर्म अगेन हमारे पास आ गया है। तो CDR का फुल फॉर्म जाने कि क्या है। CDR का फुल फॉर्म, CDR बेसिकली हम कहते हैं दैट इज कॉरपोरेट, है ना, जो बड़ी कंपनियां होती हैं कॉरपोरेट। इस कॉरपोरेट ने अगर कोई पैसा ले रखा है दैट इज कॉल्ड डेट। तो कॉरपोरेट डेप्ट एंड रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर क्या होता है? तो हमने कोई पैसा लिया है तो फिर से बैंक उसे अपने ढंग से रीस्ट्रक्चर कर देती है, तो वो NPA के कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो टर्म है वो हम बड़े कंपनियों के लिए यूज़ करते हैं। उनका लोन अगर NPA हो गया है तो CDR हम करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ CDR इज कॉरपोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पर सिर्फ आपसे R का पूरा नाम पूछा गया कि व्हाट विल बी द R। तो R का फुल फॉर्म होगा रीस्ट्रक्चरिंग, और CDR अगर पूछा गया तो कॉरपोरेट डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन FD। FD को हम जिस अलग नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड TDR। द फुल फॉर्म ऑफ TDR इज टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो TDR मिनिमम और मैक्सिमम के लिए क्या बेंचमार्क है? तो आप जाने TDR कैन नॉट बी लेस देन और FD कैन नॉट बी लेस देन ऑफ 1000 एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ FD। कितने भी रुपए का आप FD कर सकते हैं, मिनिमम 1000 से नीचे का आप FD नहीं कर सकते हैं। मिनिमम डेज इज 7 एंड देयर इज नो एंड मैक्सिमम डेज इज 10 years। तो ये चारों बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द FD का जो दूसरा नाम है दैट इज TDR, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसके हिसाब से जो आंसर आपकी होगी दैट इज 1000, क्योंकि यहाँ पे FD का मिनिमम अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है। चलें, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आपने अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ा है तो 1 by 1 करके क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ कुछ एडिशनल इनपुट्स आपको दे रहा हूँ, उन सब सारी बातों पर आप ध्यान जरूर दें। पूछा जा रहा है इफ वन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन पास्ड बाय बैंकिंग अम्बुड्समैन वन कैन अप्रोच टू एपिलिएट अथॉरिटी। एपिलिएट का मतलब होता है उससे ऊपर की अथॉरिटी। मैं हमेशा हर एक वीडियो में लगभग बैंकिंग अम्बुड्समैन के एक क्वेश्चन डालता हूं। क्लियर? तो समझ सकते हैं आप, इसकी गंभीरता को आप समझ सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस आप अपने एग्जाम्सन के हिसाब से समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग अम्बुड्समैन जिसकी एस्टैब्लिशमेंट हमने 1995 में किया था और ऑपरेटिव 2006 से हो गया। RBI ये
बैंकिंग अम्बुड्समैन को अपॉइंट करती है। दिस इज ए फिनेंशियल कोर्ट सेटअप बाय आरबीआई, जिसमें बैंक और कस्टमर के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं उसको हम क्या करते हैं तो निपटाते हैं। और जो मैक्सिमम कंपनसेशन क्लेम है, जो अवार्ड होता है, दैट इज 10 लाख रुपीज़। तो इसमें जाने कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, वहाँ के फैसले से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप क्या करते हैं, तो आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं। वैसे ही अगर आपके बैंकिंग अम्बुड्समैन ने कोई फैसला दिया, उससे बैंक या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उससे ऊपर की जो एपीलिएट अथॉरिटी है, दैट इज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो डिप्टी गवर्नर तक आप ये एप्लीकेशन अपना भेज सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जाने कि डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई के, है ना। इस 4 में अभी 3 ही काम कर रहे हैं। कौन कौन से हैं तो एक बार फिर से नाम मैं आपको बताता हूँ। दैट इज बीपी कानूंगो हैं, उसके बाद एमके जैन है, महेश कुमार जैन है, और एमडी पात्रा हैं। तो ये 3 आपके क्या हैं, तो आपके डिप्टी गवर्नर एट प्रेजेंट हैं। होते कितने हैं, तो 4 होते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बैंकिंग अम्बुड्समैन के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो किसको हम अप्रोच कर सकते हैं। गवर्नर ऑफ आरबीआई नो, फाइनेंस सेक्रेटरी नो, फाइनेंस मिनिस्टर नो, है ना। उसके बाद कंसर्न बैंक, जीएम ऑफ कंसर्न बैंक नो, ओनली डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। एट प्रेजेंट देयर आर 3 डिप्टी गवर्नर, वन इज बीपी कानूंगो, महेश कुमार जैन एंड एमडी पात्रा। और गवर्नर कौन है वो तो आपको मालूम ही होगा संभवतः, 25th गवर्नर काम कर रहे हैं, दैट इज शक्तिकांत दास। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम चलते हैं। क्या लिखा है, हमने लिखा है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। नेक्स्ट चलें देखें क्या लिखा है। यूनो एक ऐप है। ऐप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि चिल्लर ऐप किसने लॉन्च किया, है ना, या फिर जो आपकी भीम ऐप है वो किसने लॉन्च किया, यूनो ऐप किसने लॉन्च किया। तो यूनो एक ऐसी ऐप है जो लॉन्च किसने किया, एसबीआई ने किया। इस ऐप के अंदर हर एक फैसिलिटी है ना। आप कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, आप अपने लोन्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर यूनो, लॉन्च बाय एसबीआई, है ना। और इस यूनो का फुल फॉर्म क्या है तो वो भी आप जानें, दैट इज यू ओनली, है ना, नीड वन, यू ओनली नीड वन, यू ओनली नीड वन। तो आप सर्च करें कहाँ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है यू ओनली नीड वन, तो यू तो लिखा हुआ है यहाँ पे ओनली नीड वन। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपकी सही आंसर होगी वो ऑप्शन नंबर बी होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या लिखा है हमने, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो ऐसे जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको कुछ जो डेफिनेशन होते हैं वो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, डबल डिफ्लेशन क्या होता है। तो 1 बाय 1 करके हमने थ्योरी में भी बात किया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आए हैं तो उस ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आपकी कंडीशन है जिसमें आपका इन्फ्लेशन आता है ना। इन्फ्लेशन कब आता है, तो डिफ्लेशन के बाद आता है। तो बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है आपके रिसेशन को दूसरे नाम से आप डिफ्लेशन जाने यहाँ पे तो बेहतर होगा। क्लियर? दिस इज ए सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन रेट इज हाई एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर स्लो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे स्लो होगा और क्या होगा, तो जो इन्फ्लेशन होगा वो हाई होगा। तो इस कंडीशन में आपकी जो आंसर होगी वो ऑप्शन नंबर सी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं 53rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इशू कमर्शियल पेपर फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड। देखिए कमर्शियल पेपर क्या होता है, तो ये तो आपकी कंसेप्ट है जहाँ पे मैंने प्रोमिसनरी नोट और कमर्शियल पेपर की बात की थी और बताया था कि कमर्शियल पेपर बेसिकली ए अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोमिसनरी नोट के फॉर्म में आपको मिलता है ना। और ये कौन इशू कर सकता है, तो हाई रेटेड जो कॉर्पोरेट हैं जो 4 करोड़ से कम वाली नहीं होनी चाहिए, तो हाई रेटेड कॉर्पोरेट इसको इशू कर सकती हैं। प्राइमरी डीलर्स भी इसको इशू कर सकता है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसको इशू कर सकता है। तो बेसिकली दिस इज ए अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट का पार्ट है,
अनसिक्योर्ड पार्ट होता है। कोई भी कंपनी, जिस कंपनी का नेटवर्थ 4 करोड़ से कम है, इशू नहीं कर सकता है, बट कॉर्पोरेट कैन इशू। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो आंसर हमारी होगी वो ऑल ऑफ द एबव के आधार पे हम जा सकते हैं। तो कमर्शियल पेपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलें, क्या लिखा है, इफ ए कंपनी विच इज नॉट ए विच नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दैट इज कॉल्ड NBFC, है ना। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि NBFC ओपन करने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए दैट कैन नॉट बी लेस देन 2 करोड़। जैसे एक बैंक खोलना है तो बैंक खोलने के लिए हमारे पास जो मिनिमम, जो प्राइवेट बैंक खोलना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली एक स्मॉल या पेमेंट बैंक खोलना है तो स्मॉल या पेमेंट बैंक खोलने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ है। तो यहाँ पे NBFC है तो NBFC के लिए 2 करोड़ इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल। क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, कंपनी वांट्स टू कलेक्ट पब्लिक डिपॉजिट, इट इज गवर्न्ड बाय। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इस कारण से इस पे जो हुक्म चलता है वो चलता तो है RBI का ही है, क्योंकि RBI आपके बैंक और NBFC को रेगुलेट करती है। बट RBI के लाइसेंस के अंदर हम NBFC को तो बैठाते हैं, बट NBFC का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है जिस एक्ट के अंदर, वो एक्ट कौन सी है, द एक्ट इज कंपनीज एक्ट 1956। तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54 इज कंपनीज एक्ट 1956। देखिए हर एक क्वेश्चन में थोड़ा ना थोड़ा एडिशनल इनपुट आपको देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को छोड़ के आप और भी 2-4 क्वेश्चन उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ है क्वेश्चन, सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स। तो क्वेश्चन आपकी जो इनकम टैक्स है उसका 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एक सेक्शन नंबर 80C और सेक्शन नंबर 80E और सेक्शन नंबर 80CCD। तो 80C में हम 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हैं, जो अपना पैसा हम PPF अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट या फिर आपके जो टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की हो, चाहे वो FD की हो, टैक्स सेविंग स्कीम के अंदर हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन होता है। सिमिलरली 80CCD के अंदर 50,000 का प्रोविजन है जो आपके NPS के अंदर है, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर है। वैसे ही आप जाने कि व्हाट अबाउट 80E। तो 80E वो आपका स्कीम है इनकम टैक्स का जिसमें एजुकेशन लोन, जो भी एजुकेशन लोन है उस एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है वो आप उस एक्ट के अंदर आप शो करके उसे वेवर ले सकते हैं। एंड दिस 80E जो आपका टर्म है उसका एडवांटेज आप सिर्फ 8 साल तक के लिए ही ले सकते हैं। सपोज आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो ऐसा नहीं कि 12 साल तक चल रहा है तो 12 साल तक आपको इंटरेस्ट के ऊपर रिबेट मिलेगा, बिल्कुल नहीं होगा। एजुकेशन लोन 80E के अंदर जो मैक्सिमम रिबेट का अवधि है दैट इज 8 ईयर्स, है ना। तो 3 आपने एक्ट यहाँ पर जाने, 80C है ना जहाँ पे 1.5 लाख का है, दूसरा कौन सा है तो 80CCD है ना, CCD कितना 50,000 दैट इज NPS, और 80E दैट इज एजुकेशन लोन इंटरेस्ट अप टू 8 ईयर्स। नेक्स्ट चलें आगे चलते हैं तो देखेंगे क्या है, फुल फॉर्म की बात यहाँ पे आ गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCCB, फुल फॉर्म जाने, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड। तो कन्वर्टिबल भी लिखा हुआ है तो भी चलेगा, बट फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी तो है लेकिन कन्वर्टिबल नहीं है, इस कारण से ऑप्शन नंबर बी को हम टिक मार्क नहीं करेंगे। फॉरेन होगा, फिनेंशियल नहीं होगा, फॉरेन होगा, फ्यूचर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हमने BCDE को टिक मार्क अनटिक किया है एंड द राइट आंसर इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबिलिटी बॉन्ड। नेक्स्ट चलें, क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ RRB रीजनल रूरल बैंक, जो आज आपके डेट में 56 है, और शिवरामन कमेटी के नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने इस जो आपकी इम्पोर्टेंट RRB है उसका एस्टैब्लिशमेंट करना शुरू किया था। द फर्स्ट ग्रामीण बैंक वॉज कौन सी थी, प्रथमा ग्रामीण बैंक, हमने उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिशमेंट किया था। और इस ग्रामीण बैंक या RRB का जो फादर है उसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं। तो नाबार्ड इज द होल एंड सोल अथॉरिटी ऑफ RRB। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो विथ विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मनी बिल रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। ऐसे तो बैंक के एग्जामिनेशन में आर्टिकल जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी कुछ आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर आपकी 110 है ना, आर्टिकल नंबर 370 जो एबॉलिश हो गया अभी हाल ही के दिनों में,
आर्टिकल नंबर 112। तो ये सब ऐसे आर्टिकल हैं जो बैंकिंग के एग्जाम्सन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 112 में क्या लिखा हुआ, तो बजट की बात लिखी हुई है। वैसे ही 110 नंबर आर्टिकल क्या कहता है, तो मनी बिल कहता है। मनी बिल का हिंदी होता है धन विधेयक, है ना। और ये सिर्फ लोकसभा ही निर्णय ले सकता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल ऑर्डिनरी बिल है। तो ओनली मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, और राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी ताकत है कि इस बिल को 14 डेज के लिए वो होल्ड कर सकता है। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल एट ऑल। क्लियर। तो मनी बिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा। क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसके 3 विंग हैं, कौन कौन सी है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो कोई भी बिल होता है वो किसी भी सदन में प्रेजेंट किया जा सकता है, बट मनी बिल ओनली लोकसभा अंडर आर्टिकल नंबर 110। नेक्स्ट चलें तो आपको ये मालूम चलेगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक इज ए सब्सिडरी ऑफ। ये जो NHB है ये किसका सब्सिडरी है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार मैंने आपको बताया कि NHB जिसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है, जितने भी आपके नेशनल हाउसिंग आपकी जो हाउसिंग जो भी गवर्नमेंट के हाउसिंग के प्रोजेक्ट होते हैं उसका ये फादर के रूप में काम करती है। क्लियर। और ये RBI की एक सब्सिडरी है। नेक्स्ट चले लास्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है, देखने को लग रहा है। क्या कहता है, तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर ट्रांजैक्शन ऑफ सस्पिशियस इन नेचर फॉर रिपोर्टिंग टू द ऑथोरिटीज अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स। द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग इज, ये मतलब जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं, बैंकों में अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं जिसकी रिपोर्टिंग एक अथॉरिटी को करनी पड़ती है। उस अथॉरिटी का नाम है FIUIND। द फुल फॉर्म ऑफ FIUIND इज फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। किस किस टाइप के ट्रांजैक्शन का हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो आप जाने दैट इज कॉल्ड CCR, है ना, काउंटरफेक करेंसी रिपोर्ट। उसके बाद CTR, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ठीक है, CBWTR, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। उसके बाद STR, यही STR की बात यहाँ पे है, दैट इज सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो आखिर ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हम क्यों रिपोर्ट करते हैं FIUIND को, तो जाने आप फॉर, क्या वो जो पैसा है वो टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए तो यूज नहीं किया जा रहा है, हवाला के ट्रांजैक्शन के लिए तो यूज नहीं किया जा रहा है, या क्राइम के लिए तो यूज नहीं किया जा रहा है, या टू चेक इनफ्लो ऑफ मनी अर्नड आउट ऑफ सेल ऑफ कौन सा, तो नारकोटिक्स, इसके लिए ये सब ऐसे कारण हैं जिसके पर्पस के लिए STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का हम यूज़ करते हैं। इस कारण से यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज के आधार पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो अलग अलग मैंने नाम बताया, CTR, STR, CCR, आपकी CBWTR, FIUIND का नाम बताया है। तो इन सब चीज़ों का हमें रिपोर्टिंग वहाँ पे करना होता है। तो इतनी ही बात आपके इस पार्ट नंबर कौन से, तो 4th में हम करेंगे। I suppose if you are watching this video first time, please subscribe, do like and share to your friends also. Thank you so much for watching this video. Next part में इससे आगे की हम बात आपके